अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट क़य्यूम सिद्दीकी और ख़ास मेहमान मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। आज हमने इस बात का फ़ैसला करना है कि जो अदालत का फ़ैसला है उस पर हुकूमत क्या फ़ैसला करेगी। शहबाज शरीफ के पास सिर्फ 5 दिन हैं बतौर वज़ीर आज़म, बतौर वफाकी हुकूमत, क्योंकि 10 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम किए जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर ऐसा नहीं होता या होता है तो 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा के ये बताएगा कि ये 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिले हैं या नहीं। तो कुल 5 दिन हैं, मगर उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले की तरह एक और शेड्यूल जारी कर दिया है, मगर ये शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। ये शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, जिसने अपने फैसले में वो तमाम पोलिंग की डेट और उससे पहले की तारीखों में तब्दीली की, और जो 30 अप्रैल के लिए शेड्यूल जारी किया गया था उस तमाम शेड्यूल में 14 दिन के इजाफे के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक हुक्म के तहत एक नया शेड्यूल दिया, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मनोअन जारी कर दिया। मगर शेड्यूल तो पहले भी जारी हुआ था। अब यही एक सवाल है जो आज हम अपने मेहमानों के सामने रखने जा रहे हैं। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, पहले तो आप बताएं बतौर कोर्ट रिपोर्टर, क्या ये एक वाज़ेह हुक्म नहीं है शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए, और क्या 5 दिन के अंदर ये तय नहीं होना कि शहबाज शरीफ ने 21 अरब रुपए देने हैं या फिर थाने जाना है, मतलब कि फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई। तो ये बड़ी स्टार्क चॉइस है एक और वज़ीर आज़म के सामने इस वक्त, और एक और बार सुप्रीम कोर्ट जो है एक वज़ीर आज़म से जवाब तलबी करने जा रही है। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, जो मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस है उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट थ्रू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना जी, और ये फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया है कि 4th विद जो है वो अपना 21 अरब रुपए रिलीज़ किए जाएँ पंजाब के इलेक्शन के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ पंजाब के इलेक्शन के लिए 21 अरब नहीं चाहिए, वो केपी के इंतखाबात के लिए जो हमने अदालत में सुना था कि केपी और पंजाब के अंदर मजमूई तौर पर जो है वो 21 अरब रुपए चाहिए। अभी केपी का तो हमें नहीं पता है कि उसमें कब इंतखाबात होंगे, क्योंकि अभी वो मुनासिब फोरम कौन सा है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे बकौल आपके अदालत इंसाफ के सामने जाएगी, तो उसके बाद जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अब मगर शहबाज शरीफ को 5 दिन में तय करना है। हाँ, तो वो कल उन्होंने वफाकी काबीना का इजलास बुलाया है और पार्लियामेंट में भी कोई बुलाई होगी और कल भी करारदाद वगैरह भी होंगी। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ मुसलसल यही है कि वो तो 4-3 के फैसले पर अमल करेगी, क्योंकि अब वो 4-3 का फैसला है, वो 3 जज साहिबान कहते हैं कि वो 4-3 का फैसला नहीं इसका है। मतलब नहीं होगा तो कानूनी तौर पे क्या शहबाज शरीफ टाइम बाय कर रहे हैं उस वक्त के लिए कि जब पार्लियामेंट का बनाया गया कानून जो है वो नाफिजुल अमल हो जाए 18 दिन के बाद, जब सदर आरिफ अलवी का जो उस पर मंजूरी है वो गैर मौसर हो जाए, गैर मुतलका हो जाए और कानून बन जाए, तो क्या ये तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर शुरू होती भी है तो शहबाज शरीफ साहब उसे आगे उस हद तक ले जा सकेंगे? मतीउल्लाह जान साहब, 21 अरब रुपए निकालने हैं ना, तो 21 अरब रुपए सरकार के ख़जाने से जाएंगे, और पहले तो काबीना देखेगी कि 21 अरब रुपए हमारे पास मौजूद हैं भी या नहीं हैं, और अगर 21 अरब मौजूद नहीं हैं तो वो कहेगी कि हाँ भाई फ़लाँ कौन कौन से फिर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर हम, जैसे चीफ जस्टिस कहते रहे कि डेवलपमेंट कट प्रोजेक्ट्स के अंदर कहीं कट लगा के और पैसे लें, फिर उन मिनिस्ट्रीज़ को लिखा जाएगा, फिर वो फाइलें बन के आएंगी, उसमें टाइम तो लगता है ना। फिर अगर ये हो और फिर हुकूमत जो है वो एक दरख्वास्त लेके आ जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कहे कि जनाब वो एक मलीर अथॉरिटी का केस है, उसके अंदर तकरीबन 80-90 अरब रुपए शायद जमा हुए हुए हैं एक मीडिया टाइकून की जानिब से, तो वो उस अकाउंट में पड़े हैं। तो मुझे याद है अटर्नी जनरल मंसूर खान थे, उन्होंने एक दरख्वास्त भी दाखिल की थी कि ये फंड जो है ये हुकूमत की मिल्कियत है, तो ये हुकूमत को, ये वो जो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से आए थे वो तो अलग है ना। अच्छा, वो उसके अलावा है, मतलब वो 190 मिलियन आए और वो जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए, वहीं जमा हुए ना।
तो एक्चुअली वही केस है ना जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ये पैसा नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा। तो हम ये कहते हैं कि ये इतना पैसा तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी इमरान खान की झोली में डाल सकती है। वो सुप्रीम कोर्ट के अपने पास डैम फंड के पैसे, वो 150 अरब रुपया सारा मलीर वाला, और वो हाँ फिर उसके बाद जो है वो जाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिखेगी, फिर वो सिक्योरिटी, उस पे हम बाद में जाते हैं। पहले हम चलेंगे की कोशिश होगी कि वो फंड्स कहीं ना कहीं से जनरेट कर ले और एक ऑनेस्ट कोशिश करेगी। अब देखना होगा ना, बजट भी सर पे खड़ा चले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जितने पैसे हैं तो मेरे ख्याल में तो वो हुकूमत की तरफ तो उन्हें देखना नहीं चाहिए। वो खान साहब इलेक्शन कमीशन को पैसे दे दो, उन्होंने क्या पैसे की कोई बात नहीं है, खान साहब पे डायरेक्शन दे दे 20 अरब रुपया क्या चीज है। वो जो डैम फंड के भी कुछ 14-15 अरब रुपया पड़े हैं, वो भी जो है वो फिलहाल ये ले लें। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब आप और फिर हुकूमत से कह दीजिएगा कि बाद में जब पैसे हों तो डैम फंड में जमा करा दीजिए। जी मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, आप कैसे देख रहे हैं शहबाज शरीफ किस हद तक जा सकते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ना मानने के लिए? पहली बात तो आपने तय कर दिया मतीउल्लाह जान साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। वो तो कह रहे हैं ये हुक्म ही नहीं है। अब जब आप कह रहे हैं ये हुक्म है तो फिर तो आप तो उन्हें तौहीन अदालत में सजा करवाना चाहते हैं। चलिए फिर आपके ख्याल में ये शहबाज शरीफ का हुक्म कुछ और है और सुप्रीम कोर्ट का कुछ और है, आप बता दें। वो जो कह रहे हैं ना ये हुक्म ही नहीं है, ये तो हुक्म गैर आईनी हुक्म है, वो तो इसको हुक्म नहीं मान रहे। बहरहाल मैं नहीं समझता कि लड़ाई जिस हद तक बढ़ चुकी है और जो पोजीशन ले ली है गवर्नमेंट ने, यहाँ से गवर्नमेंट कोई कल ये तो नहीं ऐलान कर सकती कि हम इलेक्शन कमीशन को 20 अरब रुपए दे रहे हैं और डिफेंस सेक्रेटरी फोर्सेस दे रहे हैं और इलेक्शन होने जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिट्रीट होगा और इतने बड़े पॉलिटिकल सरेंडर के बाद कोई इलेक्शन में तो नहीं जा सकता। या तो वो इतनी पिच ही ना बनाते अगर उन्होंने ये करना था, और अगर ये पिच बनाई है तो फिर खेल को इंतहा तक ले जाया जाएगा। और मेरे ख्याल में 11 तारीख की रिपोर्ट यही होगी कि फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए और डिफेंस सेक्रेटरी ने फोर्सेस नहीं दी हैं और कैबिनेट ने और पार्लियामेंट ने हमें ये करने से रोक दिया है। जैसे कि क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट की करारदाद आ जाएगी, फिर उसके बाद ये बात होगी कि पार्लियामेंट ने पैसे देने से भी रोक दिया है। तो पूरी पार्लियामेंट को नाअहल कर दें, पूरी कैबिनेट को नाअहल कर दें, प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर दें, सारी गवर्नमेंट को घर भेज दें। ये वाहिद ऑप्शन होगा मॉनिटरिंग जज इजाजुल हसन साहब के पास कि वो स्ट्रोक ऑफ पेन से पार्लियामेंट की नहीं। मॉनिटरिंग जज कौन? इजाजुल हसन साहब मॉनिटरिंग जज कहाँ से आ गए? इनको किसने मॉनिटरिंग जज? लेकिन बेंच में तो है ना मतीउल्लाह जान साहब, लेकिन वो पहले पनामा केस में अदालत ने ये कहा है कि ये जो है हमारे पेरुजल के लिए हमें चैम्बर में दें। तो चैम्बर में अब आपको क्या पता है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब के पास होगा क्योंकि उनका निगरान जज का तजर्बा भी बहुत है। नहीं, लेकिन निगरान जज साहब तो एक थे ना पनामा में, यहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि तीनों अब मॉनिटरिंग करेंगे, यानी पहले से ज्यादा सख्त मॉनिटरिंग और निगरानी होगी। पहले से ज्यादा सख्त होगी मेरे ख्याल में इस बार। अब सुप्रीम कोर्ट और इन 3 जजेस की भी इज्जत का सवाल है। अगर ये इलेक्शन नहीं करा पाते तो इनको घर चले जाना चाहिए। मतलब अभी भी सवाल है, आप ये कह रहे हैं, मतलब इतना कुछ होने के बाद? हाँ, सवाल अपनी जगह मौजूद है। अच्छा। सवाल नहीं है ला कि क्या 14 मई को इंतखाबात हो जाएंगे। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा नहीं होंगे। अब अगर ये इलेक्शन इजाजुल हसन, मुनीब अख्तर और उमरताब बंदयाल ने करवाने हैं तो उन्होंने अभी तक जो कुछ किया है ये बहुत नाकाफी है। मगर मुजम्मिल साहब सवाल ये पैदा होता है कि 90 दिन जब आइन में लिखा हुआ है इलेक्शन कराना, तो ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बगैर भी किसी भी हुकूमत को जिसने आइन पे हल्फ उठाया हुआ है 90 दिन में इलेक्शन करा देने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या नहीं है? क्या 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी नहीं है? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी है, पर यह भी तो है निगरान हुकूमतें बनती हैं और पाकिस्तान में एक ही दिन इंतखाब होता है और वो निगरान हुकूमतों के आइन की शिक को और एक ही दिन इंतखाब होने को कहाँ ले जाएंगे हम, और फिर सेंसस को कहाँ ले जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड इशू है ये। ऐसा नहीं है कि आप आइन की एक शिक पढ़कर कहेंगे कि देखें ये लिखा हुआ है। ये तो ऐसे ही है जैसे आप पढ़ के कोई आयत पढ़कर कहें कि नमाज मत पढ़ो, अगला फिक्रा ना पढ़ें साथ जब नशे की हालत में हो। तो इंतखाब कराना एक कॉम्पोजिट चीज है और एक कॉम्पोजिट उसके ऊपर इलेक्शन आइन में काफी उसके निकात हैं, इलेक्शन एक्ट है, सब चीजों को इकट्ठे देखना पड़ेगा। एक लाइन पढ़ने के बाद उसको रटा लगा लेने से तो नहीं बात चलेगी। चले क़य्यूम सिद्दीकी साहब, पार्लियामेंट में करारदाद लाने की बात हो रही है,
अब देखें, आइन के अंदर 3 आइनी सतून हैं किसी भी निज़ाम के। एक पार्लियामेंट है मुकर्रना जिसको कहते हैं, एक एग्जेक्टिव है जो हुकूमत होती है, और एक अदलिया है। इस वक्त पार्लियामेंट और हुकूमत 2 आइनी सतून जो हैं एक तरफ हैं, और तीसरी तरफ अदलिया है। अदलिया का फैसला है और ये 2 आइनी सतून उसकी मज़ामत कर रहे हैं। तो क्या किसी करारदाद के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का जो बज़ाहिर फैसला है उस पर अमल दरामद रोका जा सकता है पार्लियामेंट की करारदाद के ज़रिए? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, पार्लियामेंट की करारदाद के ज़रिए किसी फैसले पर अमल दरामद तो नहीं रोका जा सकता है, मतलब ये हमारा वो है। लेकिन एक विल ऑफ द पीपल है। पार्लियामेंट रिफ्लेक्ट करती है किसको? जो आप आइन का प्रियम्बल पढ़ते हैं उसके अंदर लिखा है ना कि जो इक़्तिदार आला है अल्लाह ताला की हाकमियत, और उसके बाद जो अमूर हैं वो उसके मुंतखब नुमाइंदे वो अदा करेंगे। तो पार्लियामेंट की कुछ तो अहमियत होगी मेरा, अगर पार्लियामेंट कोई रेजोल्यूशन पास करती है। लेकिन इसकी भी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। बेशक करे, सुप्रीम कोर्ट करे कि कौन सी नहीं होती कौन सी नहीं होती है, लेकिन जो अवाम के नुमाइंदे हैं, बचे कुछ जितने भी हैं इस वक्त, तो वो अगर एक अपनी एक राय का इजहार करते हैं तो हुकूमत जो है वो उसको फिर देखेगी। जाहिर है उसने देखना है। जैसे मैंने कहा ना कि मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह से कोई हुकूमत ब्लंटली कह देगी कि जी नहीं है हमारे पास पैसे, जाएं जो करना है तो कर क्या लें। कहेगी, ये थोड़े से ले लें बाद में बाकी उधार कर दें? हाँ, कुछ हम देख रहे हैं, फलां मिनिस्ट्री को लिखा है, फलां प्रोजेक्ट है, उसको कट करना है, ये मतलब करना फिर है, बात वो वो करना शहबाज है। शरीफ साहब ने अपने स्टाइल में ही करनी है। और तो मतलब आप क्या चाहते हैं, शहबाज शरीफ मौला जाट बन जाए? क्या करे? तो अब ये अभी इदारों तक का एहतराम ना करें। कोशिश तो कर रहे हैं। अगर हम अदलिया, आप अगर वो अदलिया का एहतराम करते हैं तो आप कहते हैं कि यार एक ही है यार, और अगर वो पार्लियामेंट का एहतराम करते हुए वो कह दें तो फिर आप जो है उनको कुर्बानी के बकरे के तौर पर पेश कर रहे हैं यार। ये कुर्बानी, ये तो कौम के लिए, आइन के लिए कुर्बानियां तो देनी पड़ती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद मजीद कुर्बानियों पर बात करें। शहबाज शरीफ कुर्बानी दे या ना दे, मगर मरियम नवाज अपनी तकरीरों में भरपूर अंदाज से बज़ाहिर खुद को कुर्बानी के लिए पेश कर रही हैं। आज जो उन्होंने एक जलसे से खिताब किया, पहले वो सुनते हैं वो क्या कह रही हैं इलेक्शन के मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर। फिक्स मैच था। आपने तो खुद ही अपने फैसलों से बता दिया कि आपके फैसले जानिबदाराना है। हम नहीं कह रहे, आपके अपने फैसले बोल रहे हैं, और फिर हमें कहते हैं कि कंटेम्प्ट लग जाएगी। भाई अकलीती फैसला ना मानने पर किस पर कंटेम्प्ट लगती? अकलीती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, उसको मानना और ना मानना कैसा? इमरान ने और सहूलतकारों ने एक टाइमलाइन रखी हुई है कि क्योंकि सितंबर में नया चीफ जस्टिस आना है, उससे पहले पहले जो सहूलतकारी करनी है कर लो। पूरी कौम ये तमाशा देख रही है, पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, क्या अलमिया है हमारे सियासतदानों का और सियासत का? जनरल बाजवा के जाने का इंतज़ार हो रहा था और जस्टिस कादिर फायज़ के आने का इंतज़ार हो रहा है, खुद अपना कुछ भी नहीं। आप कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को कि किसी के जाने की तैयारी है, किसी के आने के लिए जो कहते हैं नजरें फर्श राह बिछाई जा रही हैं? ये किस किस्म की सियासी हिकमत अमली है? कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? बस कोई के उनके जाने पर ताहयात एक्सटेंशन ऑफर कर रहा था, और कोई अब किसी के जाने से पहले खुद अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है। हालात दोनों तरफ एक जैसे ही हैं। किसी की जान निकली जा रही थी कि वो नया चीफ ना आ जाए कि उससे पहले कुछ कर लूं, और किसी की अब जान निकली जा रही है कि नया चीफ जस्टिस ना आ जाए, कम से कम उससे पहले ही कुछ कर लूं। ये किसकी जान है? जरा इस जान की वजाहत करेंगे, नए चीफ जस्टिस के आने से पहले कुछ कर लूं। हाँ, वो दूसरा वाला एरिया तो हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है। नहीं, आपके दायरे इख्तियार से बाहर होगा। उनकी तो चाहत यही थी ना, तो कहते हैं एक तेरी चाहत थी, एक मेरी चाहत थी, पर होना वही था जो उसकी चाहत थी। तो ठीक है ना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और कुछ साथी जजों के जो फैसले हैं वो किसी खास खदशात भरे माहौल में किए जा रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा आंसर जो है वो जस्टिस कादिर फायज़ का चंद महीने बाद चीफ जस्टिस बनना है? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। वरना अगर आप देखें आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो इतना तनाज़ा खड़ा है, अगर यही फैसला 14 मई वाला फुल कोर्ट ने दिया होता तो मुल्क में कोई तनाज़ा होता? सब कह रहे थे कि हम फुल कोर्ट का फैसला मान लेंगे,
मुझे तो नहीं समझ आई कि उसके बनाने में इज्तनाब क्या था, सवाए इसके कि ये आपको श्योर था कि फुल कोर्ट से 14 मई का फैसला नहीं आ सकेगा, वहां से ये टाइमलाइन नहीं आ सकेगी, वरना चीफ जस्टिस को क्या एतराज था कि वो फुल कोर्ट बना देते। मुझे तो अभी तक नहीं समझ आई कि जब इतना बड़ा तनाज़ा है मुल्क में, अदलिया सियासी खाड़े का एक फरीक बन गई है, जजेस पंचिंग बैग बन गए हैं, जलसों में उनके नाम लिए जा रहे हैं, वो ये कॉस्ट पे क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये भी एक कॉस्ट है, जुडिशरी के मिलाइन करने की एक कॉस्ट है। शायद वो कह रहे हैं कि 4-5 महीने की बात है, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें बस। नहीं, उसके अलावा मुजम्मिल उसके अलावा एक बात आपको समझ आती है कि एक गुलाम मोहम्मद डोगर का सर्विस का मैटर होता है, उसमें आज खुद नोटिस के लिए लिख दिया जाता है, मुकदमात हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, इसके बावजूद आप आज खुद नोटिस ले लेते हैं, तो फिर ये बातें आपको ये बात समझ आती है? ये मतलब बड़ी सिंपल सी कानून का पहला सुनने चाहिए तालिब इल्म का। एक मिनट, ये बात समझ आती है तो फुल कोर्ट नहीं बनाया जा रहा ना। ये बात समझ आती है तो कहा जा रहा है ना कि हमने इलेक्शन फौरन इसलिए करवाना है क्योंकि कोई बहुत जल्दी है। वरना देखें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ना, वो बुनियादी चीज है। दो चीजों पर हमारा निजाम इंसाफ खड़ा है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे खड़ा है, एक यकसा निजाम इंसाफ के ऊपर खड़ा है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हाई कोर्ट में जो चीज जेर समात है उस पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बुनियादी शर्त है। सही है कि आप जो चीज हाई कोर्ट में जेर समात है, सुप्रीम कोर्ट उसको जो है कांटी डाल के ऊपर अपने पास नहीं खींच सकता, उसने वहां मुकम्मल होना है। मगर कुछ खसूसी अख्तियारात फिर भी होते हैं। मुजम्मिल साहब ये बताएं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में कौन से साहब वो एक कोई गैर मामूली हालात होते हैं जिसमें मुख्तलिफ अदालतों में जो केसेस हैं उनको यकजा किया जा सकता है। आइन ने कुछ अख्तियारात दिए हुए हैं, लेकिन यकजा करना या हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर करना सुप्रीम कोर्ट खुद अपने पास नहीं मंगवा सकते। मतीउल्लाह जान साहब, आप सारा कुछ ना उल्टा दें। ये तो आप ऐसे करें कि नीचे 302 का ट्रायल हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के आखिर तो इस ट्रायल के बाद अपील मेरे पास ही आनी थी। ये बात तो मैं मानता हूँ कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कोई शिकायत हो तो उसको साथ बैठा के क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, ये तो मैं बिल्कुल आपको मानता हूँ। मुझे ये बताएं, सारी सूरत हाल के अंदर एस्टैब्लिशमेंट, इस सारी सूरत हाल के अंदर एस्टैब्लिशमेंट और आप कहाँ खड़े? देखें, ये भी बड़ी खुशाइन सूरत हाल है कि एस्टैब्लिशमेंट पार्लिमान के साथ खड़ी है। ये भी 75 साल में 70 साल में पहली दफा हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट पार्लिमान के साथ। आप कह रहे हैं न्यूट्रल नहीं है एस्टैब्लिशमेंट? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट पार्लिमान के साथ खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है। बड़ी मेहरबानी, तो हमें दोनों हाथों से सलाम करना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को कि वो हमारे साथ खड़े हैं। वो हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त। आप ये ना कि आप वो इस वक्त पार्लिमान और जमहूरी निजाम के साथ खड़े हैं। अच्छा। और वो इस वक्त जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़े, बल्कि जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नबर आजमा है। अच्छा, तो आप इस बात पे खुश हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हमारे साथ है? इस बात पे आप खुश हैं? मेरे साथ तो नहीं है, अगर पार्लियामान के साथ है तो हमारी तो ख्वाहिश थी कि वो पार्लियामान के साथ खड़े हो जाएं। और पार्लियामेंट को सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट की चाहिए होती है, अवाम की और सियासतदानों सियासी जमातों की नहीं चाहिए होती। नहीं, उन्हें तो अदलिया की सपोर्ट भी चाहिए होती है पार्लियामान को। लेकिन ना ये क्या बात हुई? अब पार्लियामान और अदलिया की अगर लड़ाई हो तो हम इसको खुशाइन कहेंगे, कल पार्लियामान और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई थी, हम उसको भी खुशाइन नहीं कहते थे। सही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर इस मुल्क में जुडिशरी एक नई एस्टैब्लिशमेंट की शक्ल में सामने आ रही है, अब सूरत हाल ये है कि क्या आर्मी चीफ के बाद एस्टैब्लिशमेंट का रोल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास चला गया है? चलें, अब ये नई एस्टैब्लिशमेंट जो भी होती है वो एक ना एक दिन पुरानी भी हो जाती है। क्योंकि सिद्दीकी साहब, जिस तरह जब मरीम नवाज तकरीर करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि चलें अब देखें इमरान खान क्या कह रहे हैं, इमरान खान करते हैं तो मरीम नवाज क्या कह रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जजों के ग्रुप का एक फैसला आया है, तो अब सारी नज़रें ये हैं कि अब दूसरा ग्रुप क्या करेगा। वो दूसरे ग्रुप की क्या खबरें हैं, वो क्या कर रहे हैं? मुझे तो नहीं पता मतीउल्लाह जान साहब। अच्छा, आपको नहीं पता कि साहब दूसरे ग्रुप का खबरें आप देते रहे ब्रेकिंग न्यूज कर करके कि जुडिशल काउंसिल में खत लिख दिया जजों के खिलाफ। वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, लेटर लिख दिया। मतीउल्लाह जान सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं। देखिए, मेरी हमेशा से इस बात पे जो है क्या खबरें, क्या वो क्या करने जा रहे हैं? नहीं, पहले मुझे वजाहत देने दें।
हमेशा से इस बात पे मेरा आप लोगों से इख्तलाफ रहा है कि ये धड़े वाली बात आप ना किया करें। बेशक होम भी तो नहीं करनी चाहिए। देखिए एक कुछ जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट चलाना चाहते हैं और उसी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो कहते हैं कि इसको आइन, कानून और शफाफियत से चलाया जाए। ये इख्तलाफ राय है, ठीक है। बाकी कोई मासी वेड़ा तो है नहीं है, ना कोई वो 2 बीघा जमीन का कोई झगड़ा है किसी के साथ। हाँ, वो वैसे भी एक दूसरे से रोज बैठ के गप्पे मारते हैं, चाय पीते हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मतीउल्लाह जान साहब वो भी सब आपस में मिलके बैठ के चाय पिए, लेकिन आइन का सत्यानाश करते रहे तो ये मिल के बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। हो ये यार ये मेरा मसला ही नहीं है मतीउल्लाह जान। अच्छा, उनके मेरा मसला इस सुप्रीम कोर्ट का शफाफियत से चलना है। देखिए ये आपका मसला नहीं है, आपका मसला नहीं है। आप ये बताएं कि हो क्या रहा है, क्या कोई रिएक्शन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से या नहीं? मतीउल्लाह जान साहब, मैं फिर वही बात आप करेंगे जैसे कि कोई रिएक्शन मैंने पैदा करना है। नहीं, आप अभी आपने देखा नहीं अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है। अभी आप बताएं कि अगर किसी एक बेंच का ने फैसला दिया हो और वो फैसला बदलना हो और वो मुकदमा एडजर्न कर दिया गया हो तो क्या तरीकाकार होता है? क्या होता है कि वो हंगामी बुनियादों पे तो नहीं सुना जाता फिर भी, और उसमें फैसला बदला तो नहीं जाता एकदम से। कैसे बदलता है? अगर बदलना भी हो तो कैसे बहस होनी चाहिए। किसी जज ने ऑथर की हो जजमेंट तो फिर क्या अगर बदलना भी हो तो वो ऊपर नजरसानी होगी। हाँ, तो नजरसानी में वो ऑथर जज बैठता है या नहीं बैठता है? वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद इनकार कर दिया फाजिसा साहब ने कि मैं तो सो मोटो करता ही नहीं हूँ, या सो मोटो होना नहीं चाहिए। उन्होंने तो रोक दी ना कार्रवाई, मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने खुद रोक दी थी ना। लेकिन ये कि बेंच को बदलना ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर वो भी 6 जज बिठा दिए गए। तो क्यों बिठाए गए? और फिर वो उन 6 जज साहिबान ने क्या किया? उस सर्कुलर को जस्टिफाई किया मतीउल्लाह जान साहब, जो इस 6 रुकनी बेंच के फैसले से पहले जारी किया गया एक सर्कुलर। अगर सर्कुलर को जिसको कह रहे थे कि मेरा तो इख्तियार है, मैं तो कर सकता हूं, ठीक है, और अगर उस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर सर्कुलर को जायज करार देने के लिए 6 रुकनी बेंच की आपको चाहिए थी ठप्पा मोहर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने पहले वो गलत जारी किया था। अगर वो गलत नहीं था तो फिर 6 रुकनी बेंच क्यों बैठा था? और अगर 6 रुकनी बेंच बैठा है तो इसका मतलब है कि वो किसी इंडेमनिटी देने के लिए बैठा है, किसी गलत इकदाम को दुरुस्त करार देने के लिए बैठा है। तो ये थोड़ा सा अब ये है सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल। चलें सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल पे बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की बदलती सूरत हाल है और जो सियासी तौर पे बदलती सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ मुजम्मल सोहरवर्दी और अब्दुल कयूम सिद्दीकी हैं। तो जनाब मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि अगर बकौल आपके इस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट और जमहूरियत के साथ खड़ी हैं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत के साथ नहीं खड़े? अगर वो जमहूरियत के साथ खड़े होते तो अपने अंदर भी जमहूरियत ले आते। और ये बेंचों के हवाले से चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात हैं। अच्छा, और यकसा निज़ाम इंसाफ जो है वो सबको बराबर इंसाफ देते, वो क्यों नहीं सबको बराबर इंसाफ दे रहे? सबको बराबर इंसाफ देना उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो बराबर इंसाफ तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं कर रहे तो फिर वो यकसा निज़ाम इंसाफ तो नहीं है। कैसे बराबर नहीं? कैसे बराबर नहीं है? जब एक फरीक की दरखास्त शाम को दायर हो, सुबह लग जाए और दूसरे की नजरसानी 10 महीने न लगे तो यकसा निज़ाम इंसाफ है। अगर एक फरीक की जो है आप सुने और बाकी फरीकों को सुनने के लिए तैयार ना हो तो ये यकसा निज़ाम इंसाफ है। अगर एक के मुकदमे ना मखसूस बेंच पे 70 मुकदमे लग जाएं और एक जज को साल में सिर्फ 3 मुकदमे मिलें तो ये यकसा निज़ाम इंसाफ है। हमने अफसरों में तो सुना था कि अफसर ओएसटी कर दिए जाते हैं, ये तो पहली दफा सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज ओएसटी कर दिए गए हैं। जी, तो इसका हल क्या है? क्या चीफ जस्टिस अब सामने आवाम के आगे तकरीरें करें और अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात के जवाब दें? इरफान कादर साहब ने उनको बताया कि आप टॉप ट्रेंड कर रहे हैं तो इस हवाले से इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, तो फिर क्या चीफ जस्टिस का इसमें वाकई क्या कसूर है? वो अपना देखें, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं अपने इंतजामी इख्तियारात का किसी को जवाब दे नहीं। अगर मैं ये मंतक मान लूँ तो फिर वजीर आजम भी अपने इंतजामी इख्तियारात का किसी को जवाब दे नहीं है।
फिर ये जो सेक्रेटरीज ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, ये भी अपने इंतजामी इख्तियारात के किसी को जवाब दे नहीं हैं। फिर तो कोई भी किसी को जवाब दे नहीं है ना। फिर कल को अदलिया में सब आके कह देंगे कि ये हमारे इंतजामी इख्तियारात हैं, हम इस पर जवाब दे नहीं है। आप सबसे पहले अपने इंतजामी इख्तियारात पर जवाब दें। हो सकता है आप अपने जुडिशियल फैसलों पर जवाब देना हो, आपने जो अदालती फैसले दिए हैं उसकी तो कोई मुकद्दस हैसियत हो सकती है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हो सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस पे कॉन्स्टिट्यूशनल कवर कहाँ से आ गया? ये बात बिल्कुल सही है। और फिर दूसरी तरफ जो है ना, प्राइम मिनिस्टर को, वो वहाँ की वज़रा को और सदर को आर्टिकल 248 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अपने फ़राइज़ की अदायगी में इम्यूनिटी फ्राहम करता है। वो तो ये क्लेम करने में बहुत मतलब है कि एक आईनी जवाज भी रखते हैं, क्योंकि उनकी आईनी इम्यूनिटी तो ऐसी तैसी हो गई ना मुख्तलिफ फैसलों में। लेकिन उसमें देखें सोहरवर्दी, ये इस तरह से है ना कि प्राइम मिनिस्टर बेशक है और वो जवाबदेह नहीं है, लेकिन अदालती फैसलों पर एग्जीक्यूटिव अमल दरामद करने का पाबंद तो है ना। नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर किसी को यहाँ चीफ ट्रांसफर करता है, वो पिटीशन हाई कोर्ट सुनता है, सुप्रीम कोर्ट सुनता है या नहीं सुनता? आप कहना चाह रहे कि जो रजिस्ट्रार को वापस बुलाया है तो उसका केस जो है चीफ जस्टिस नहीं सुन सकते? ये डोगर की ट्रांसफर का केस ले लें, इंतजामी इख्तियार था ना, उसको सुन रहा था ना सुप्रीम कोर्ट। मतलब कोई आप किसी को ट्रांसफर करते हैं, किसी को सस्पेंड करते हैं, किसी को कुछ करते हैं, तो उसके ऊपर कोर्ट सुनता है ना इंतजामी। मुजम्मिल, आप ये तजवीज दे रहे हैं कि जब भी इंतजामी सतह पर कोई बेंच बने तो उसके ऊपर बेंच के ऊपर लिटिगेशन शुरू हो जाए, उसको चैलेंज करना शुरू कर। अगर बेंच फिक्सिंग पर एतराज होगा तो फिर लिटिगेशन भी होगी, फिर साथ ही जजेस के जुडिशियल फैसले भी आएंगे बेंच फिक्सिंग पे, फिर सवाल उठेंगे। लेकिन साथी जजेस अगर लिख रहे तो हमें उन्हें भी उतनी अहमियत देनी चाहिए जितनी चीफ जस्टिस के जो फैसले हैं। तमाम जजेस बराबर हैं जहां तक फैसला करने का अख्तियार का ताल्लुक। ये क्यों कहते हैं कि वो रजिस्ट्रार को इंडेमनिटी दी जा रही है? आपको कहना चाहिए एनआरओ दिया गया रजिस्ट्रार को। ये बड़ा एक अहम सवाल है कि साहब, चलें ये इंतजामी मामला हैं, लेकिन जजों का एहतसाब ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और जो साथी जजों की तरफ से उठाया जा रहा है, खत लिखा गया सरदार तारिक मसूद, देखिए आइन के अंदर मतीउल्लाह जान साहब, एक चीज़ तो तय है ना कि जो अदलिया का जज का एहतसाब जो है आइन के आर्टिकल 209 के तहत होगा। ठीक है, एक आइन कहता है, सीधी सी बात है, मैं तो नहीं कहता या आप नहीं कहते हैं। लेकिन एक अदालती फैसला है जो अभी 6 रुकनी बेंच बना के और उसका इफेक्ट ख़त्म किया गया, उसके अंदर वो लिखते हैं जिस 2 जज साहिबान जस्टिस काजी फाइजीसा और अमीनुद्दीन अहमद साहब के जज जो है वो तो 209 में है, लेकिन अदलिया किसी को जवाबदेह नहीं है। तो इसलिए आप मीडिया का गला नहीं घोंट सकते हैं क्योंकि वो अवाम को जवाबदेह है। तो अवाम जो है ये सवाल उठा भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं और चीफ जस्टिस को बताना भी चाहिए। ये कोई चीज़ नहीं है कि मेरा एक्सक्लूसिव इख्तियार है। आपके तमाम इख्तियारात किसी कानून आइन के तहत ही रेगुलेट करते हैं ना। मतलब मुझे अभी तक समझ नहीं आई है कि वो कौन सी इख्तियार समात है जो आपको इस बात की इजाज़त देता है कि एक पेंडिंग मामला जो किसी एक और बेंच के सामने है आप वो उठा के और किसी और दूसरे बेंच को दे दें। और अगर आप उस जजमेंट को रिव्यू कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं तो आप उसके अंदर ऑथर जज जो हैं वो उनको ना बिठाएं और अपनी तरफ से मजबूरियां आप जाहिर कर दें। देखिए, ये अगर ऑथर जज ने कहना होता ना कि ये मैं फैसला दे चुका, मैं नहीं, तो वो वहां से उठ जाता। अब मुझे नहीं पता है कि इंतजामी सतह पर क्या हुआ बेंच बनाते हुए। बहरहाल ये रजिस्ट्रार ने बेंच बनाया, चीफ जस्टिस के हुक्म पे बनाया। उस रजिस्ट्रार ने जो कि सस्पेंड हो चुका था। सस्पेंड, आई डोंट नो सस्पेंड कोई कर सकता है, उनको कर सकता है या नहीं कर सकता, देखने वाली बात है। वो अख्तियार भी तो चीफ जस्टिस के पास है। बट एनीवे, सवाल ये पैदा होता है कि जब जजेस सियासतदानों की तरह कमरा अदालत के अंदर रिमार्क्स देंगे, तकरीरें करेंगे और फिर सवाल उठाएंगे और ऐसे सवाल उठाएंगे और ऐसे रिमार्क्स देंगे, ऐसी बातें करेंगे कि जो अखबारों में सुर्खियां बनेगी और वो ट्रायल से ज़्यादा मीडिया ट्रायल होगा, तो फिर वो जजेस जो हैं अपनी तकरीरों के लिए आवाम को जवाबदेह भी होंगे। जमल सरवर्दी साहब, आप नहीं समझते कि हमारे जजेस आजकल खुली अदालतों के अंदर तकरीरें और ज़्यादा करते हैं जो अखबारों में छपती हैं, और मुल्ज़मान का मीडिया ट्रायल होता है, ख़ासतौर पर सियासतदानों का मीडिया ट्रायल होता है। ये रवश भी जजेस को ज़्यादा एक्सपोज कर रही है अवामी सतह पे, अवामी एहतसाब के लिए। मैं समझता हूँ ये रिमार्क्स देने का तो सिलसिला बिल्कुल बंद होना चाहिए और उन रिमार्क्स के शाया होने का भी सिलसिला बिल्कुल बंद होना चाहिए।
और ये जजेस को जो प्रोजेक्शन नहीं, जजेस को जो प्रोजेक्शन का शौक पड़ गया ना अपनी हेडलाइंस, और ये कयूम सिद्दीकी साहब ने डाला है ये चीफ जस्टिस साहबान को और इन सबको, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में जस्टिस कयूम सिद्दीकी, जस्टिस कयूम, ये नशा जो है अदलिया को जो जस्टिस कयूम सिद्दीकी साहब ने लगाया है, और अब वो इस नशे में इस कदर घिर चुके हैं कि वो लगता है कि वो खुद को मीडिया बॉय समझने लग गए हैं कि घर से फिक्रे लिख के लाते हैं कि मैं ये कहूंगा तो फिर इसकी सुर्खी बनेगी। अब खुद लिख के लाते हैं या उन्होंने इसके लिए भी आगे कंटेंट राइटर्स रख लिए हैं जो उनको ये लिख कर देते हैं कि आपने ये बात करनी है, इस बात का ये जवाब बनता है, क्योंकि वो जो फिक्रे बोलते हैं वो पॉलिटिशियंस वाले, और उन फिक्रों में एक बड़ा मशहूर फिक्रा है अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। वो चीफ जस्टिस साहब ने बोला अपनी तकरीर में, और इससे पहले आखिरी बार जो कौम ने सुना था वो इमरान खान के मुंह से सुना था। तो तहरीक इंसाफ से अदालत इंसाफ तक मामला दोनों तरफ जो है ना वो बड़ा ही भरपूर अंदाज से साथ साथ चल रहा है, आपको नहीं लगता? नहीं जी, कदम पर कदम चल रहा है, हम ख्याल। इसमें थोड़ा सा मतलब अजान साहब मैं आपको थोड़ा सा तस्हीह कर दूं, मुझे इंटरजेक्शन करनी पड़ रही है। वो एक अमीरुल मोमिनीन बनने की भी बिल आया था, उसका नाम भी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर था। हाँ बिल्कुल, ये आप नाम ले लेना, नवाज शरीफ साहब लाए थे। जी तो आप इतना डिप्लोमेटिक क्यों हो रहे हैं? डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा मैं, डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हाँ वल्द मोहम्मद शरीफ। अब जिसका दाल लगता है ना इक़्तिदार में आके, वो अपनी तरफ से पूरा खलीफा बनने की कोशिश करता है, और कहीं तो रियासत मदीना भी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पे बैठकर आता है वो ऐसी सोचें सोचता है, जो जमहूर के घोड़े पे बैठ के आता है वो ऐसे इकदामात नहीं करता। जब कोई एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े से उतर जाता है और आवाम में वापस आता है तो फिर उसको समझ आ जाती है कि ये काम नहीं करने चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कयूम, लास्ट वर्ड, किस तरफ जाते देख रहे हैं? मामला अमल होगा? शहबाज शरीफ की हुकूमत पैसे देगी या नहीं? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये एक अजीब सी वो है, मुर्गी पहले या अंडे वाली बात है। मैं ये देखता हूँ कि जहाँ पे 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की बिल्कुल सेंसिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है, लेकिन अगर बाई इलेक्शन जो है वो 60 दिन में करवाने की है, एक वो भी आइन के अंदर ही लिखा हुआ है, तो अदालतें जो हैं वो क्यों स्टे कर देती हैं बाई इलेक्शन को? फिर वो 90 दिन के अंदर तो नहीं या 60 दिन के अंदर नहीं हो पाते हैं। बहुत शुक्रिया कयूम साहब, वक्त कम है और मैं आपको यहाँ पे स्टे करूँगा अदालतों की तरह। हुक्म और अदालतें आइन बनाने वालों से ज़्यादा आइन को समझती हैं। जो सब कहते हैं ना, शायर को क्या पता, तशरीह तो उर्दू के उस्तादों को आती है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।